नमस्कार बच्चों, डी.के. गुप्ता क्लासेस में आपका स्वागत है। आज क्लास 7 का विज्ञान का पहला पाठ पादपों में पोषण इसको पढ़ेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले हम देखें कि भोजन के आवश्यक घटक कौन कौन से होते हैं। भोजन के आवश्यक घटक हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, जल आदि। ये आवश्यक घटक हैं भोजन के। और भोजन के जो ये आवश्यक घटक जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक होते हैं, यही पोषक कहलाते हैं। अब बच्चों यूँ देखें, हम जो पोषक पदार्थ हैं वो हमारे शरीर के लिए क्यों आवश्यक होते हैं। पोषक पदार्थ हमारे शरीर के लिए शारीरिक संरचना, सजीवों की, जिसमें पौधे और जंतु दोनों हैं, सजीवों की शारीरिक संरचना, वृद्धि, टूटे फूटे भागों की रखरखाव के लिए और विभिन्न रासायनिक क्रियाओं के करने के लिए पोषक पदार्थ आवश्यक होते हैं। तो हम देखें बच्चों आगे कि जो ये सजीव जो होते हैं, जिसमें पौधे और जंतु, बार बार मैं दोनों बात कह रहा हूँ, सजीवों में पौधे और जंतु दोनों आते हैं। तो सजीवों में पोषण की कितनी विधियाँ हैं? सजीवों में पोषण की 2 विधियाँ होती हैं, स्वपोषण और विषम पोषण। स्वपोषण और विषम पोषण। जो हरे पादप होते हैं वो मोस्टली स्वपोषी होते हैं और कुछ पादप और अधिकतर जंतु विषमपोषी होते हैं। अब बच्चों हम देखें, स्वपोषी जो पादप होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण की विधि द्वारा अपने भोजन का संश्लेषण या बनाते हैं। अब देखें बच्चों कि जो प्रकाश संश्लेषण होता है उसमें क्या क्या चीज़ चाहिए होती है। प्रकाश संश्लेषण करने के लिए पौधों को नीचे से जो मिट्टी है उससे जल और खनिज चाहिए होता है, जो उनकी जड़ के द्वारा और तने के द्वारा होकर, जड़ से तने के द्वारा होकर पत्तियों तक पहुंचाया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड के लिए पत्तियों में छोटे छोटे रंध्र पाए जाते हैं, उनकी उपस्थिति से कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण होता है और पत्तियों में रंध्र कोशिकाएँ पाई जाती हैं और वो द्वार कोशिकाओं से घिरी रहती हैं। जो ये जल और खनिज है, तने में वाहिकाएँ, मतलब एक नलिका नुमा संरचना पाई जाती हैं जिनके माध्यम से ये पत्तियों तक जाता है। अब देखें बच्चों कि जो क्लोरोफिल होता है वो एक हरा वर्णक होता है जो हरी पत्तियों में पाया जाता है। प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा के लिए बच्चों ये जो समीकरण है उसको भी हम काम में ले सकते हैं कि हरे पौधे कार्बन डाइऑक्साइड, वातावरण की कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर, जल को लेकर, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, क्लोरोफिल की या पर्णहरित की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं। ये पूरी प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में ऑक्सीजन निर्मुक्त होती है या ऑक्सीजन पौधे निकालते हैं। ये बच्चे ध्यान रखना कि श्वसन की प्रक्रिया में पौधे और जंतु दोनों ही ऑक्सीजन को लेते हैं। पौधे और जंतु दोनों ही ऑक्सीजन को लेते हैं। बच्चों एक बात ध्यान रखना, सभी सजीवों में ऊर्जा का अंतिम स्रोत सूर्य ही होता है। एक बच्चों यहाँ पे ब्लू बॉक्स दिया हुआ है, उसको देखें थोड़ा, कोशिकाएं क्या होती हैं। तो प्रत्येक जीव की, चाहे वो जो पौधे हैं चाहे जो जंतु हैं, उसकी निर्माण करने वाली और क्रियात्मक इकाई है वो कोशिका कहलाती है। कोशिका को हम सूक्ष्मदर्शी की सहायता से ही देख सकते हैं, नंगी आँखों से नहीं देख सकते। कोशिकाएं किसी जीव में एक होती है, किसी जीव में बहुत सारी होती हैं। जिनमें एक कोशिका होती है वो एक कोशिकीय जीव कहलाते हैं, जिनमें बहुत सी कोशिकाएं होती हैं वो बहुकोशिकीय जीव कहलाते हैं। कोशिका में एक केंद्रक होता है और उसमें कोशिका द्रव्य होता है। कोशिका जो होती है वो कोशिका झिल्ली द्वारा घिरी रहती है। अब हम देखें बच्चों आगे कि जो पौधे होते हैं उनमें कार्बोहाइड्रेट के रूप में पत्तियों में मंड या स्टार्च का संचय होता है, या भोजन जो होता है वो मंड या स्टार्च के रूप में होता है। यहाँ पर हम बच्चों बात करें, जैसा कि हमने पहले कहा था, पत्तियों में पर्णहरित पाया जाता है, पत्तियों में रंध्र पाए जाते हैं जिनके दोनों ओर द्वारिक कोशिकाएं होती हैं। और ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया फोटो में दर्शा रखी है, जिसमें सूर्य का प्रकाश है, हरी पत्ती पर आ रहा है, इसमें पर्णहरित है, कार्बन डाइऑक्साइड ये ले रही है यहाँ से, इसमें रंध्र पाए जाते हैं और ऑक्सीजन को ये वातावरण में छोड़ रही है। जड़ों के माध्यम से इसने खनिज लवण और जल को ले लिया है, ये यहाँ से वाहिकाओं से होकर ये हरी पत्ती में यहाँ पर आ जाते हैं।
अब बच्चों ये प्रयोग दे रखा है, वो ये इस प्रकार का प्रयोग दे रखा है कि जो पत्तियों में कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च बना है, उसको करने के लिए हमने क्लास 6 में ही पढ़ लिया था। एक आयोडीन का परीक्षण करते हैं, जिसको परीक्षण करने पर काला या नीला रंग आता है, तो उसकी उपस्थिति हमें ये दर्शाती है कि उसमें कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च की उपस्थिति है। बच्चों एक ब्लू बॉक्स और दे रखा है, थोड़ा उसको देख लेते हैं कि पत्तियाँ जो होती हैं वो प्रकाश संश्लेषण में सहायता करती हैं, ये बात सही है। लेकिन मरुस्थलीय जो पादप होते हैं उनमें वाष्प के रूप में उत्सर्जन को कम करने के लिए, जल की हानि को रोकने के लिए पत्तियाँ होती हैं वो सल्क के रूप में, सल्क अर्थात एक होती है सूखा कांटा सा होता है, उसके रूप में या सूल के रूप में ही रूपांतरित हो जाती हैं। इन पादपों के तने हरे हो जाते हैं, जैसे आपने नागफनी या इंग्लिश में जिसको कैक्टस बोलते हैं उसमें आपने देखा होगा। तो ये हरे तने हैं वो भी प्रकाश संश्लेषण में सहायता करते हैं, हरे तने भी प्रकाश संश्लेषण में सहायता करते हैं। अब बच्चों हम यहाँ देखें आगे, तो जो हरी पत्तियों में पर्णहरित होता है, उसके अलावा भी बहुत सारी पत्तियों में लाल, भूरे या अन्य वर्णक पाए जाते हैं जो अलग अलग रंग के होते हैं, तो इनमें भी प्रकाश संश्लेषण होता है। बच्चों आपने देखा होगा तालाबों में या ठहरे हुए पानी में उनमें हरे हरे पादप या हरा हरा काई जैसा पदार्थ देखा होगा, उसको शैवाल बोलते हैं। ये शैवाल भी पादप ही होते हैं, इनमें भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है वो होती है। तो ये हमने देखा, तो ये विभिन्न पत्तियां हैं जिनमें अलग अलग रंग के वर्णक पाए जाते हैं। अब हम देखें बच्चों कि पादपों में कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त अन्य खाद्यों का संश्लेषण वो किस प्रकार से होता है। तो हम देखें यहाँ पे बच्चों, कार्बोहाइड्रेट बना होता है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना होता है। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना होता है। लेकिन हम ये देखें कि कुछ पौधे जो होते हैं जिनमें उनकी जड़ों में कुछ जीवाणु पाए जाते हैं, विशेष जीवाणु पाए जाते हैं जो आगे पढ़ेंगे इसी किताब में, उनको राइजोबियम बोलते हैं। वो सहजीवी जीवाणु होते हैं, वो हमारे वातावरण की गैसीय नाइट्रोजन को उपयोगी यौगिकों में बदल देते हैं, जिनको ये फलीदार पौधे या दालों के रूप में जो पौधे होते हैं वो काम में लेते हैं। और इनसे फिर जो किसान होते हैं उनको खेतों में उर्वरक या खाद डालने की समस्या की ज़्यादा समस्या नहीं रहती है, क्योंकि जो राइजोबियम होता है उसने इसकी खाद्य की पूर्ति को पूरा कर दिया है। अब हम देखें पादपों में पोषण की अन्य विधियाँ, पादपों में पोषण की अन्य विधियों को हम देखें तो बच्चों हमने जैसे बात करी थी स्वपोषी के अलावा जो दूसरा प्रकार है पौधों में वो है विषमपोषी प्रणाली का। विषमपोषी प्रणाली में ऐसा होता है पौधे अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं, ये दूसरे पर निर्भर रहते हैं। इसमें कौन कौन से आते हैं विषमपोषी में? एक आता है परपोषी, और एक आता है परजीवी, और एक आता है कीटभक्षी, और एक आता है मृतजीवी। हम देखें विषमपोषी में कौन कौन से आते हैं? परपोषी, परजीवी, कीटभक्षी, मृतजीवी, ये आते हैं विषमपोषी में। विषमपोषी ऐसे पादप होते हैं जिनमें पर्णहरित नहीं पाया जाता है और ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं। जैसे बच्चों हम देखें कि परपोषी किसे कहेंगे? परपोषी का मतलब होता है जो दूसरे से पोषण प्राप्त करता है उसको परपोषी बोलते हैं। ऐसा उदाहरण हम देखें तो बच्चों एक अमरबेल है। अमरबेल को आपने देखा होगा या इस फोटो में हम बच्चों देख सकते हैं। इसमें एक हरे पौधे के ऊपर एक पीले रंग की बेल है वो चढ़ी हुई है, ये अमरबेल की बेल है। ये सारा पोषण इस हरे पौधे से प्राप्त करती है और कभी कभी ऐसा होता है कि ये इस पौधे को सुखा देती है। तो ऐसे अमरबेल जैसे पादपों को इनको बोलते हैं परजीवी। ये दूसरे पर जीवित रहते हैं, ये दूसरे पर जीवित रहते हैं। तो इसका उदाहरण हम याद करेंगे परपोषी का अमरबेल। और दूसरे प्रकार के हम पादपों में देखें कीटभक्षी पादप।
कीटभक्षी पादपों में क्या होता है, इस प्रकार की इनकी पत्तियों की या अन्य भागों की संरचना हो जाती है जिसमें छोटे छोटे कीट आते हैं, वो इनमें गिर जाते हैं और इनमें पाचक रसों की उपस्थिति होती है। और पाचक रसों की उपस्थिति होने के कारण ये अपने ये जो कीट हैं इनमें पाचन कर लिया जाता है और इससे फिर पौधे का पोषण प्राप्त होता है। ऐसे पादपों के उदाहरणों में हम देखेंगे, एक तो यहाँ पे उदाहरण है घटपर्णी पिक्चर पादप और वीनस फ्लाई ट्रैप और सनड्यू कीटभक्षी पादप। आगे हम अभी इसको बाद में पढ़ेंगे, काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा। तो बच्चों, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन का बटन दबाइए। नमस्कार बच्चों।